हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ राजेश कुमार रवि एंड वेलकम टू पीजीटी वाला। तो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th का फिजिक्स का पार्ट्स जो चैप्टर का नाम है लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, आज हम लोग उसको स्टडी करने वाले हैं ना। तो आप लोग जल्दी जल्दी क्लास में जुड़ जाएंगे ताकि हम क्लास को कंटिन्यूसली इसको स्टार्ट कर सकें, है ना। देखिए, कहते हैं आई कैन आई कैन डू दिस इज़ माई बिलीव, आई कैन डू दिस इज़ माई बिलीव वेन ओनली आई कैन डू दिस दिस इज़ माई प्राइड। कहने का मतलब है कि मैं कर सकता हूँ, ये मेरा विश्वास है। मैं कर सकता हूँ, ये मेरा विश्वास है। सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, ये हमारा घमंड है। मतलब कि दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है कि किसी सिर्फ एक ही व्यक्ति के द्वारा किया जा सकता है ना। कोई भी काम जो है वो कोई भी व्यक्ति अगर प्रैक्टिस कर सकता है, तैयारी करके करता है, तो वो काम उसके द्वारा भी किया जा सकता है। इसलिए कभी भी अपने काम पे घमंड हमें नहीं करना चाहिए, है ना। क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं शायद हमारे से कोई बेटर व्यक्ति भी उस काम को अच्छे तरीके से कर सकता है। कहने का मतलब ये है। तो चलिए, बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम लोग क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 10 जो क्लास 10th का है, फिजिक्स चैप्टर में आता है ना। ये हमारा पार्ट्स है, किसका? फिजिक्स का पार्ट है। क्या है बच्चों? फिजिक्स का पार्ट है चैप्टर 10, जो नाम है चैप्टर का लाइट एंड रिफ्लेक्शन, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन, जिसको बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। लाइट को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? प्रकाश कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। और रिफ्लेक्शन का हो गया का परावर्तन। क्या होता है? परावर्तन तथा अपवर्तन। तो इस चैप्टर में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन के बारे में, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शंस के बारे में स्टडी करेंगे, है ना। सबसे पहले देखते हैं कि इस चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है, वो देख लेते हैं ना, क्योंकि ये जरूरी है सबसे पहले जानना। आपको याद रखना है कि इस चैप्टर से जो फुल मार्क्स का क्वेश्चन आता है लगभग 0 to 7, मतलब 7 से 8 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। जनरली आपको 7 नंबर लेके चलना है ना। आपको जनरली 7 नंबर लेकर चलना है, जिसमें क्वेश्चंस का टाइप रहेगा। एक क्वेश्चन आएगा आपका 3 नंबर का, एक क्वेश्चन आएगा आपका 2 मार्क्स का, और एक एक क्वेश्चन रहेगा वो एक नंबर का 2 क्वेश्चन रहेगा। अगर सिलेबस मतलब चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं और चैप्टर से किस टाइप का क्वेश्चन कितने मार्क्स का पूछता है, अगर वो हमारे माइंड में रहेगा तो चैप्टर को पढ़ने में थोड़ा इजी वे में हो जाता है ना। तो चलिए, कितना मार्क्स का है? 7 मार्क्स का। जो क्वेश्चन रहेगा 3 मार्क्स का। 3 मार्क्स में इसमें हम लोग पढ़ेंगे लेंस सूत्र, दर्पण सूत्र, और क्या बोलते हैं रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में। तो वहाँ से 3 नंबर का क्वेश्चन मैथमेटिकल्स के रूप में ये पूछेगा। 3 नंबर का क्वेश्चन। 2 नंबर का क्वेश्चन इसमें आएगा इमेज फॉर्मेशंस के बारे में। इमेज फॉर्मेशंस कहने का मतलब है कि अवतल लेंस, उत्तल लेंस तथा अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण जो इमेज बनाता है वो किस टाइप का इमेज बनाता है। तो वहाँ से एक क्वेश्चन जो पूछता है वो 2 मार्क्स का पूछेगा, और एक क्वेश्चन जो रहेगा वो 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा। तो आपको ये दिमाग में रखना है कि चैप्टर हम लोग जो 10 पढ़ेंगे लाइट चैप्टर, तो लाइट चैप्टर से आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा। आई बात समझ में? चलिए, ये आपको नोट कर लेना है कॉपी में, है ना। चलिए, हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट से प्रकाश, जिसको हम लोग कहते हैं लाइट। क्या कहते हैं बच्चों? लाइट कहते हैं। लाइट को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं ना। तो आपको याद रखना है कि लाइट होता क्या है, प्रकाश किसे कहते हैं। तो हम लोग इमेजिन करते हैं कि हमारे आसपास हम जितने प्रकार की भी वस्तुओं को देखते हैं, जितने प्रकार की भी वस्तुओं को देखते हैं, तो देखने का रीजंस क्या है? लाइट। अगर लाइट हमारे पास नहीं हो तो हम लोग विदाउट लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते हैं। आई बात समझ में? देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या है कि लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट एनेबल टू सी। बोलता है कि लाइट इज द टाइप ऑफ एनर्जी, प्रकाश जो है एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार का ऊर्जा है जो हमें किसी भी वस्तु को देखने योग्य बनाता है। क्या बोल रहा है? अनेबल मतलब बनाता है। क्या देखने के लिए? सी मीन्स होता है देखना। अभी हम हमारे पास डिफरेंट टाइप के वस्तु है, आपके भी आसपास जो वस्तुओं को देख पा रहे हो, तो वो किसकी वजह से देख पा रहे हो? प्रकाश की वजह से। तो प्रकाश क्या करता है? एक प्रकार का ऊर्जा है जो वस्तुओं को देखने योग्य बनाता है। आई बात समझ में? इस लाइन को समझ में आ गया कि लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट एनेबल टू सी एनी ऑब्जेक्ट। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जो हमें किसी भी वस्तु को देखने योग्य बनाता है। नेक्स्ट यहाँ पे बीवीआई करके दिया हुआ पॉइंट में है कि लाइट ऑलवेज ट्रैवल ऑन अ स्ट्रेट लाइन। जो प्रकाश होता है वो हमेशा सीधी रेखा में चलता है। क्या बोल रहा है कि लाइट ऑलवेज ट्रैवल ऑन अ स्ट्रेट लाइन, जो प्रकाश है वो हमेशा सीधी रेखा में चलता है।
आपको लाइट के बारे में और कुछ याद रखना है कि प्रकाश क्या होता है ना, जो लाइट है वो खुद में अदृश्यमान है। अब कोई बोलेगा प्रकाश को देख पाते हैं, तो बोले कहाँ है प्रकाश, हम लोग प्रकाश को नहीं देख पाते हैं। आई बात समझ में? प्रकाश क्या है, खुद में अदृश्यमान है, मतलब प्रकाश जो लाइट है वो इनविजिबल है, लेकिन ऑब्जेक्ट को क्या बनाता है, विजिबल बनाता है। देखिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई बॉक्स है, ये कोई बॉक्स है, यहाँ पे रखा हुआ है। अब यहाँ से क्या हुआ, एक मीडियम, सोर्स मीडियम दे रहे हैं, यहाँ से इस ऑब्जेक्ट पे क्या पड़ा, लाइट पड़ा है ना, इस पर क्या पड़ा, लाइट यहाँ से इस पर फॉर्म्ड हुआ। तब जब लाइट यहाँ पे, इस ऑब्जेक्ट पे लाइट यहाँ पे पड़ रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, दृश्यमान हो जा रहा है। मतलब ये वस्तु डार्क में आपको नहीं दिखाई दे रहा। आप जब टॉर्च का लाइट जलाते हो, टॉर्च से इस पर लाइट पड़ता है, तो ये ऑब्जेक्ट क्या होता है, विजिबल हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जो प्रकाश है उसको हम लोग देख पाते हैं क्या, नहीं देख पाते हैं। प्रकाश अदृश्यमान है, लेकिन वस्तुओं को क्या करता है, दृश्यमान बनाता है। आपको ये बात याद रखना है कि प्रकाश खुद में अदृश्यमान है, लेकिन वस्तुओं को क्या करता है, दृश्यमान बनाता है। आई बात समझ में? यहाँ से टॉपिक क्लियर हो गया। अगर क्वेश्चन पूछे कि प्रकाश को कोई देखा है, तो प्रकाश को हम लोग देख नहीं पाते हैं। प्रकाश खुद में अदृश्यमान है, लेकिन वस्तुओं को क्या बनाता है बच्चों, दृश्यमान बनाता है। एक चीज और यहाँ पे लिखा हुआ है कि लाइट जो है वो ऑलवेज क्या करता है कि स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है। फॉर एग्जांपल आप देखो, ये टॉर्च है, ये यहाँ पे टॉर्च है, इसका स्विच दिया हुआ है। जब हम लोग स्विच ऑन करते हैं तो यहाँ से जो लाइट निकलता है, वो प्रकाश यहाँ से जो चल रहा है ना, वो हमेशा क्या करता है, सीधी रेखा में चलता है। इसका चलने का जो पथ है, जो मार्क है, जो मीडियम है, वो क्या है, स्ट्रेट है। कभी भी देखो कि लाइट जो निकलता है वो इस प्रकार मुड़ते हुए चलता है, सो मुड़ते हुए लाइट देखो कभी नहीं। प्रकाश वैसे मुड़कर नहीं चलता है। प्रकाश जब भी चलता है अपना एक सीधी रेखा में चलता है, स्ट्रेट लाइन में चलता है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। तो ये आपको ये सारा कंटेंट समझ में आ गया कि जो प्रकाश होता है वो हमेशा सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश को अगर कोई पूछे कि प्रकाश को क्या हम लोग देख पाते हैं, तो आप लोग का जवाब होगा प्रकाश को हम लोग देख नहीं पाते हैं, ना। चलिए नेक्स्ट हमारा है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जिसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, इसको हम लोग कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। क्या कहते हैं बच्चों, प्रकाश का परावर्तन। जैक वाले बच्चे से ध्यान देंगे, है ना। आपको इस टाइप से क्वेश्चंस यहाँ से पूछता है, ये वीवीआई करके कर लो, है ना। यहाँ से क्वेश्चंस पूछता है कि व्हाट इज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिस्क्राइब दिस, ये रूल्स, इसका कुछ रूल्स बनता है, उसको आपको डिस्क्राइब करने के लिए पूछ देगा। या फिर पूछेगा कि व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शंस, उसमें जो कोण बनते हैं वो किस टाइप के कोण बनते हैं, कौन कौन से कोण बनते हैं, तो ये आपको पूछा जा सकता है। तो आपको दिमाग में रखना है कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन को कहते हैं। अगर क्वेश्चन पूछे कि व्हाट इज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो आपको बोलना होगा, लिखना है क्या, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट्स स्ट्रिक एन अ पॉलिश्ड सरफेस लाइक मिरर। कहने का मतलब है कि जब कोई लाइट, मतलब प्रकाश का कोई किरण होगा, किसी सरफेस बिंदु से आता है, मतलब किसी सूक्ष्म बिंदु से आ रहा होगा, और किसी वस्तु सतह से टकराकर, मतलब जो सरफेस होगा ना वो क्या होगा, पॉलिश्ड होगा, मतलब प्लेन होगा, है ना। पॉलिश्ड प्लेस ये सरफेस होगा, और उस पर जब लाइट पड़ेगा, और लाइट पड़ने के पश्चात वो बैकवर्ड, मतलब उसी दिशा में क्या हो जाएगा, वापिस चला जाएगा, तो उसको हम लोग कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। क्वेश्चंस थ्योरी क्या रखना है कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, मतलब जिस मार्ग से लाइट आ रहा है उसी मार्ग में अगर लाइट है जो लौट जा रहा है, तो व्हेन इट्स स्ट्रिक एन अ सरफेस्ड पॉलिश्ड सरफेस लाइक मिरर, जैसे कोई दर्पण है, दर्पण पे लाइट पड़ता है और पुनः लाइट पड़ने के पश्चात दर्पण क्या करता है, मिरर उसी वे में लाइट को वापस भेज देता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन। अगर जनरली फिर से बोला जाएगा तो क्या होगा, तो किसी सूक्ष्म बिंदु से आ रही प्रकाश की किरण किसी वस्तु सतह से टकराकर पुनः उसी मार्ग में लौट जाने की घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लोग क्लास में या फिर घर में भी बदमाशी करते होंगे, क्या कि एक मिरर लेना है, मिरर को लेकर, या फिर जैसे आप क्लास में खिड़की के पास बैठे हो और खिड़की से सूर्य की रोशनी आ रही है, तो आप घड़ी से क्या करते हो कि जैसे ये घड़ी है, इस पर लाइट पड़ा हुआ, मतलब खिड़की वाला लाइट को क्या करते हो, घड़ी पे लेते हो, और घड़ी के लेने के पश्चात क्या करते हो, क्लास में आप मूव करते हो। तो इस घटना को हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो रहा है। जिस मार्ग से आ रहा है प्रकाश, उसी मार्ग में बस जस्ट अपोजिट साइड में क्या आ रहा है, प्रकाश वापस जा रहा है। तो इस घटना को हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। चलिए एक इमेज की सहायता से समझते हैं ना। देखिए यहाँ पे ये कोई प्लेन मिरर है ना, ये कोई यहाँ पे हम लोग लिए हैं मिरर, ये मिरर जो है वो प्लेन मिरर है। किस टाइप का मिरर है बच्चों, ये हमारा प्लेन मिरर है। आई बात समझ में, ये हमारा प्लेन मिरर है, इसका नाम देते हैं
और इसका नाम देते हैं एन। ये क्या है? प्लेन मिरर है, इसका नाम रख लेना है प्लेन मिरर, जिसको बोलते हैं समतल दर्पण। क्या बोल सकते हैं बच्चों? समतल दर्पण। आई बात समझ में? ये समतल दर्पण है। अब देखते हैं यहाँ पे देखिए ये कोई बिंदु है, सोर्स ऑफ क्या है? सोर्स ऑफ लाइट है। यहाँ से क्या हुआ कि प्रकाश किसी सूक्ष्म बिंदु से यहाँ पे तक आया। कहाँ तक आया? ये सरफेस तक आया। तो इसको हम लोग नाम देते हैं, ये इसका नाम देते हैं क्या? कुछ भी नाम दे दो, इसको P बोल दो। तो इसको हम लोग बोलेंगे सोर्स ऑफ लाइट। ये लाइट का कोई माध्यम है ना। तो किसी सूक्ष्म बिंदु से प्रकाश आया और आने के पश्चात किसी वस्तु सतह से मतलब टकरा कर, जैसे ये प्लेन सरफेस है तो ये प्लेट या पॉलिश सरफेस से टकरा कर क्या हो गया? पुनः उसी मार्ग में ये लौट गया। यहाँ से क्या हो गया? प्रकाश आया और इस रास्ते से क्या हो गया? प्रकाश उसी मार्ग में लौट गया। तो क्या बोल रहा है कि किसी सूक्ष्म बिंदु से आ रही प्रकाश की किरण किसी वस्तु सतह से टकरा कर पुनः उसी मार्ग में लौट जाने की घटना को हम लोग कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो इसको हम लोग बोलेंगे बच्चों, इसको बोलेंगे इंसिडेंट रे बोलेंगे, इंसिडेंट रे बोलेंगे। क्या सा रे बोलेंगे? इसको इंसिडेंट रे बोलेंगे। हिंदी में इसको कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं, है ना। ये क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं परावर्तित किरण। इसको क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। अब इसके बीच एक नॉर्मल लाइन बनता है ना, इसके बीच एक नॉर्मल लाइन बनता है जिसको हम लोग कहते हैं अभिलंब। क्या कहते हैं? अभिलंब। इसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे? तो इसको कहेंगे नॉर्मल लाइन, है ना। ये हमारा हो जाएगा नॉर्मल लाइन। तो आप देख सकते हो इस घटना में यहाँ पे कि एक बिंदु से आया प्रकाश, किसी वस्तु सतह से टकराया और उसा पुनः उसी मार्ग में क्या हो गया? लौट गया। तो इस घटना को हम लोग कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे एक एंगल I होता है और एंगल R, दो एंगल बनता है। आई बात समझ में? तो इसको याद रखना है, एंगल I और एंगल R यहाँ पे बनता है ना। तो इस चीज़ को आपको क्या करना है? याद रखना है। तो यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे वही देखो, आप यहाँ पे थ्योरी लिखे हुए थे कि इसमें जो होता है इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे बराबर होता है। अगर इंसिडेंट रे अगर 30 डिग्री है तो रिफ्लेक्टेड रे भी क्या होगा? 30 डिग्री होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल I इक्वल टू एंगल क्या होता है? R होता है। अगर ये एंगल I और बराबर होता है एंगल R का, मतलब कोण I बराबर होता है कोण R का। आपतित किरण परावर्तित किरण के बराबर होता है। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों बराबर होता है। इसमें रूल्स होता है कि आपतित किरण परावर्तित किरण के बराबर होता है एंगल I इक्वल टू एंगल R। अगर एंगल I हमारा 30 डिग्री है तो रिफ्लेक्टेड रे भी क्या होगा? R हमारा 30 डिग्री होगा। अब इसमें क्या होता है? इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। इस बिंदु का नाम दे दो आप P डैश, ध्रुव जिसको कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्रुव या पोल भी कहते हैं ना। तो तीनों क्या होता है? एक ही बिंदु पर ये स्थित होता है। आई बात समझ में? ये था हमारा प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का इमेज। तो आपको इस चीज को समझ जाना है कि प्रकाश रिफ्लेक्ट कैसे करता है। ये रूल यहाँ पे याद रखना है। क्या याद रखना है? कि आपतित किरण परावर्तित किरण के बराबर होता है। इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे तीनों एक ही लाइन पे क्या होते हैं? प्लेस्ड होते हैं। आई बात समझ में? तो यही रूल्स यहाँ पे लिखे थे, एंगल ऑफ इंसिडेंट रे और टू द इक्वल एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। जो आपतित किरण होता है वो परावर्तित किरण के बराबर होता है। और यहाँ पे लिखा हुआ था कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे तीनों जो पॉइंट होता है वो किसी एक ही पॉइंट पे क्या होते हैं? प्लेस्ड होते हैं, एक ही बिंदु पे आके मिलते हैं। आई बात समझ में? तो ये हमारा पूरा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगर आपको 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछे कि व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो आपको इसका थ्योरी लिखना होगा और ये आपको डिस्क्राइब करना होगा क्या? इमेज को। इमेज आप बना सकते हो, इमेज किसी भी वे में बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आई बात समझ में? यहाँ पे ये हमारा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है इमेज के बारे में। अब इमेज क्या होता है कि कोई भी प्रतिबिंब, दर्पण अगर हम अपना चेहरा देखते हैं दर्पण में तो हमारा प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब किस वे में बनता है, किस टाइप में होता है, तो इमेज का कितना टाइप्स होता है, तो उस चीज के बारे में भी पढ़ेंगे। क्वेश्चन यहाँ पे पूछता है 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ देगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। क्या पूछेगा? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज, मतलब वास्तविक प्रतिबिंब और अवास्तविक प्रतिबिंब में क्या अंतर है। बोल रहा है सबसे पहले यहाँ पे देखो कि इट इज अ पॉइंट वेयर एट लीस्ट 2 लाइट रे एक्चुअली मीट और अपीयर टू मीट। बोलता है कि रियल में जब 2 प्रकाश की किरणें आपस में मिलती हैं
तो वह इमेज फॉर्म करती है, तो हम लोग उसको कहते हैं प्रतिबिंब। जैसे कि आप दर्पण में देखो, मिरर में अपना फेस देखो, तो आपको बाहर का लाइट अंदर से लाइट क्या करेगा, दोनों मिलेगा, किसी एक बिंदु पर मिलेगा, तो वो क्या बनेगा, वहाँ पे इमेज फॉर्म करेगा, तो वो हम लोग कहते हैं प्रतिबिंब। जैसे दर्पण में देखते हैं तो हमारा प्रतिबिंब मिरर में बनता है, तो उसको बोलते हैं कि प्रतिबिंब हमारा, मतलब प्रतिबिंब जो बना वो किसका बना है, तो हमारा बना है, किसके ऊपर, मिरर के ऊपर इमेज फॉर्म हुआ है। आई बात समझ में। देखते हैं रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में क्या डिफरेंस है। बोलता है फॉर्म्ड ऑफ व्हेन लाइट रे एक्चुअल मीट, जब इसमें जो लाइट होता है वो एक्चुअल में मिलता है, तब जाके ये रियल इमेज बनता है ना। इसमें बोलता है फॉर्म्ड व्हेन लाइट रे अपीयर टू मीट, जस्ट इसके अपोजिट साइड जो बनता है उसको हम, वो अपोजिट साइड बनता है उसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज बोलते हैं। इसका नामकरण रियल में रखना है, इसको वास्तविक, वास्तविक जिसको बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब, और ये हमारा कहता है ये आभासी बोल सकते हैं इसको, आभासी मतलब अवास्तविक होता है ना, इससे डिफरेंट होता है। नेक्स्ट है कि कैन बी ऑब्टेनेड एन स्क्रीन, इसको हम लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। कहाँ पे देख सकते हैं, स्क्रीन पे इसको हम लोग देख सकते हैं, इसको स्क्रीन पे हम लोग नहीं देख सकते हैं। कान टू बी फॉर्म्ड एन स्क्रीन, आई बात समझ में। नेक्स्ट बोलता है इन्वर्टेड, मतलब ये क्या होता है, वास्तविक उल्टा होता है, और ये क्या होता है, खड़ा इमेज बनता है। ये कौन सा इमेज बनता है, खड़ा इमेज बनता है। आगे बताएंगे अभी हम लोग जब दर्पण के बारे में पढ़ेंगे कि सर्कल दर्पण होता है, सर्कुलर दर्पण होता है, प्लेन दर्पण होता है, कॉन्केव होता है, कॉन्वेक्स है, तो उसमें किस टाइप का इमेज फॉर्म होता है, वो सभी चीज़ों के बारे में भी हम लोग स्टडी करेंगे। यहाँ जनरली सिर्फ दिया हुआ है कि किस टाइप का बनता है ना। देखिए इसका एग्जांपल देख सकते हैं रियल इमेज का, तो बोलता है इमेज फॉर्म्ड ऑन सिनेमा स्क्रीन। आप सिनेमा हॉल जब जाते हो तो वहाँ पे हम लोग जो स्क्रीन पे देखते हैं पिक्चर है ना, वो पिक्चर को हम लोग रियल इमेज कह सकते हैं। मतलब जो भी रिकॉर्ड वगैरह किया जाता है तो उसमें जो भी इमेज फॉर्म्ड होता है वो रियल इमेज बनता है। आई बात समझ में। जैसे अभी आप हमको अपने स्क्रीन, मोबाइल फ़ोन पे स्क्रीन पे देख रहे हो, तो हमारा उसमें जो बन रहा है इमेज वो रियल इमेज बन रहा है। आई बात समझ में, है ना। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे है कि इमेज फॉर्म्ड एट द प्लेन मिरर एंड कॉन्केव मिरर। इसमें जो इमेज बनता है वो किसके बदल इमेज बनता है, प्लेन मिरर के द्वारा, कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा और कॉन्केव मिरर के द्वारा। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण के द्वारा इसमें क्या करता है, वर्चुअल इमेज को वो फॉर्म्ड करता है। आई बात समझ में। अगर क्वेश्चन 2 मार्क्स में आए तो आपको यहाँ पे ये तो पूरा थ्योरी को क्या करना होगा, कवर करना होगा, है ना। चलिए किन्हीं को दिक्कत नहीं ना है, क्वेश्चन अगर आप लोग को डाउट हो तो क्या करना है, आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। तो मैं चाहूँगा कि आपको उस जो भी डाउट हो उसको हम दूर करना चाहेंगे, है ना। और ये क्लास का जो वीडियो हो वो अपने पास ही न रखना है, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है और लाइक भी करना है। अगर हमारे पढ़ाने का तरीका है, अगर आपको कुछ और बेहतर करना है, हमें जो कमियां लगती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना, हम उसे आशीर्वाद समझकर, ब्लेसिंग समझकर क्या करेंगे ना, सुधारने का नेक्स्ट क्लास में उसको काम करेंगे। क्योंकि आप ही हमें बता सकते हो कि आपका फीडबैक, मतलब हमारा पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लग रहा है, तो ये आपके फीडबैक से हमको पता चलेगा, है ना। चलिए तो ये सभी था हमारा रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज के बारे में। चलिए नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। इमेज फाउंड बाय प्लेन मिरर, मतलब प्लेन मिरर में दर्पण कैसे मतलब प्लेन मिरर में है जो दर्पण प्लेन मिरर में होता है उसमें प्रतिबिंब कैसे बनता है ना। इमेज फाउंड बाय प्लेन मिरर, समझिए सबसे पहले ये जो हम बनाए हुए हैं, ये जो हमने बना रखा है ये हमने जो बना रखा है ये प्लेन मिरर है। कौन सा मिरर है बच्चों, ये प्लेन मिरर है। देखो आप इसको इमेजिन करना है बेटा, आपको क्या करना है, हर एक पॉइंट को नोट करते हुए चलना है और आसानी से समझते हुए चलना है ना, ताकि आपको किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। आप अगर दौड़ा कर अगर स्किप करके वीडियो देख रहे हो तो आपको समझ में नहीं आएगा। कंटिन्यूसली आपको किसी एक चीज़ में बना हुआ रहना पड़ेगा, तब आप जाके ठीक ठाक कर पाओगे। चलिए ये हमारा कौन सा है, प्लेन मिरर है। इसमें दिए हुए एम और एन, जिसको हम लोग बोलते हैं कि इसको दर्शाने के लिए बता रहे हैं कि इसका कहाँ तक मिरर दिया हुआ है, तो इसको प्लेन मिरर हो गया। ये हमारा जो पॉइंट है, इसको पी कहते हैं, मतलब पोल जिसको ध्रुव कहते हैं, किसी एक बिंदु पे मिल रहा है। चलिए ये प्लेन मिरर हो गया। यहाँ पे एक कोई ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं, ये आप जिस साइड को देख रहे हो, जैसे यहाँ पे बी लिखे हुए हैं ना, यहाँ पे आप एक ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं जिसको हम लोग बोल रहे हैं एच। क्या बोल रहे हैं, एच। एच पे कोई वस्तु है और ये प्लेन मिरर पे कब इमेज बना रहा है। आप देख सकते हो कि ये कोई हाइट में होगा, कोई ऊंचाई होगा 5 मीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग होगा। तो ये जब प्लेन मिरर पे पड़ता है हमारा इमेज, मतलब ये ऑब्जेक्ट कोई रखा हुआ है, मान लो कि आप ही खड़ा हो, आप खड़ा हो, ये बन गया बच्चा, है ना। आप यहाँ पे खड़ा हो, आपका इमेज यहाँ पे बन रहा है आपका इमेज यहाँ पे बन रहा है।
तो ये जितना डिस्टेंस कवर करेगा जस्ट इसका दर्पण का पीछे, मतलब दर्पण का पीछे उतने ही दूरी पे क्या होगा कि आपका इमेज यहाँ पे फॉर्म्ड होगा, आपका इमेज क्या करेगा यहाँ पे फॉर्म होगा, यहाँ पे बनेगा। तो जस्ट यहाँ पे अगर बी लिए तो ये हमारा बी डैश होगा, ये हमारा ए है तो ये हमारा ए डैश होगा, यहाँ पे एच है और ये हमारा एच डैश होगा। हाइट है मतलब दर्पण के पीछे जो इमेज बनेगा जस्ट जितना डिस्टेंस यहाँ पे कवर करेगा उसके अकॉर्डिंग ये इमेज क्या करता है दर्पण में बनता है। फॉर एग्जाम्पल आप प्लेन मिरर के सामने खड़ा हो, अगर आप दर्पण से काफ़ी दूर में खड़ा हो तो इमेज जो बनेगा दर्पण में, दर्पण के पीछे भी बनेगा इमेज, वो दूर में दिखेगा आपको और छोटा दिखेगा। लेकिन आप दर्पण के सामने खड़ा होते हो तो आपका इमेज बड़ा में दिखेगा दर्पण के सामने। तो वो डिपेंड करता है कि दर्पण के सामने वस्तु का जो स्थिति है वो किस टाइप में, दर्पण से कितना डिस्टेंस पे वो वस्तु को रखा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग वो इमेज को क्या करता है फॉर्म्ड करता है। आई बात समझ में? तो ये प्रोसेस था हमारा इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। चलिए आई बात समझ में? इसके आगे अभी हर एक इमेज पढ़ना है, हर एक दर्पण में पढ़ना है कि कॉन्केव में कॉन्वेक्स में किस टाइप का इमेज फॉर्म्ड होता है। ये बेसिक्स था, इसको बताने का कोशिश कर रहे थे, है ना। चलिए देखिए यहाँ पे है मिरर के बारे में पढ़ते हैं, सर्कुलर मिरर। पहले देखते हैं कि दर्पण जो होता है वो कितने प्रकार का होता है, जो मिरर होता है वो कितने टाइप्स का होता है। तो आपको याद रखना है प्लेन मिरर होता क्या है। सबसे पहले प्लेन मिरर के बारे में पढ़ चुके, अब आते हैं सर्कुलर दर्पण, सर्कुलर मिरर सॉरी, जिसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, इसको हम लोग कहते हैं गोलीय दर्पण। क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। आई बात समझ में? क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण। देखो बोल रहा अ सर्कुलर मिरर इज अ मिरर विथ अ सर्कुलर शेप। बोलता है गोलीय दर्पण उसे कहते हैं जिसका शेप, जिसका आकार, साइज क्या हो, गोल हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे? गोलीय दर्पण कहेंगे। देखिए आपको दिखाते हैं गोलीय दर्पण किस टाइप में होता है ना, इस टाइप का होता है। आपको क्या करना है, सिर्फ समझना है कि दर्पण किस टाइप में होता है, गोलीय दर्पण। आप देख रहे हो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि अ सर्कुलर मिरर इज अ मिरर विथ अ सर्कुलर शेप। मतलब दर्पण का जो साइज होगा वो क्या होगा बच्चों? गोल होगा। तो जिसका साइज गोल होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? गोलीय दर्पण कहेंगे। देखो हमारे पास जो मिरर है ये क्या है? गोल है। आपको दिख रहा है ना, ये मिरर जो है इसका शेप क्या है? गोल है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? गोलीय दर्पण कहलाएगा। आई बात समझ में? ये दर्पण क्या कहलाएगा? ये मिरर कौन सा कहलाएगा? गोलीय दर्पण कहलाएगा, मतलब सर्कुलर मिरर कहलाएगा। आया बात समझ में? शेप दिख गया, शेप इसका क्या है? गोल है। ये क्या कहलाएगा? गोलीय दर्पण कहलाएगा। चलिए ये समझ में आ गया। अब नेक्स्ट बोलता है कि इट इज अ कॉमन टाइप ऑफ मिरर। ये क्या है? एक कॉमन टाइप का मिरर है, ऐसा नहीं कि यूनिक है। सो ये कॉमन टाइप कहीं भी हमको इसको आसानी से मिल जा सकता है ना। नेक्स्ट बोलता है कि दैट कैन बी यूज्ड फॉर बोथ डेकोरेशंस एंड फंक्शनल पर्पस। इसका यूज हम लोग डेकोरेशंस के लिए कर सकते हैं या फिर फंक्शनल पर्पस के लिए हम लोग सर्कुलर मिरर का यूज क्या करते हैं। आई बात समझ में? नेक्स्ट है कि सर्कुलर मिरर आर यूज्ड इन अ बाथरूम एंड बेडरूम। इसका यूज कहाँ पे करते हैं? बाथरूम, या फिर हम लोग इसको बेडरूम में कर सकते हैं ना। चलिए ये था हमारा सर्कुलर मिरर। अब आपको देखो यहाँ पे क्या करना है, सर्कुलर मिरर आर यूज्ड इन बाथरूम एंड बेडरूम। जनरली इसका यूज़ हम लोग कहीं भी कर सकते हैं, या फिर हम लोग जैसे बाथरूम में लगाए हुए हो या फिर आपका घर में है, तो ये सभी जगह जनरली इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि जो सर्कुलर मिरर होता है वो यूनिक होता है, ये कॉमन टाइप का है, कहीं भी आपको ये आसानी से मिल जाएगा, है ना। तो ये वाला भाग जो हमारा है वो पूरा क्या कहलाएगा बच्चों? ये हमारा सर्कुलर मिरर कहलाएगा। आई बात समझ में? किन्हीं को दिक्कत? ये क्या कहलाएगा? सर्कुलर मिरर। कौन सा मिरर कहलाएगा? सर्कुलर मिरर कहलाएगा, जिसको हम लोग बोलेंगे क्या? गोलीय दर्पण। क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं ना। चलिए ये था, आपको समझ में आ गया गोलीय दर्पण किसको कहते हैं। अब देखते हैं इसी गोलीय दर्पण को जब हम इसको दो भाग में डिवाइड करेंगे, इसी गोलीय दर्पण को जब हम इसको दो भागों में डिवाइड करेंगे तो ये दो भाग में डिवाइड हो जाएगा कुछ इस प्रकार। अब देखो इसको क्या किए, बीच से हम तोड़ दिए। सर्कुलर मिरर को ही दो भाग में इसको क्या किए, हम तोड़ दिए। तो ये सबसे पहले क्या बन जाएगा? एक हमारा कुछ इस प्रकार का बनेगा, ये प्रकार का बन जाएगा। इसी में बनता है हमारा अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। और दूसरा कुछ इस प्रकार बनेगा, दूसरा को इधर बनाते हैं ना, दूसरा कुछ इस प्रकार बनेगा। ये हो गया हमारा दर्पण दो टाइप का, इसको बोलेंगे एम और इसको बोल देंगे एन। ये हमारा जब सर्कुलर मिरर को इसको दो भागों में तोड़े, तो दो भागों में कटने के बाद दो बराबर भागों में बांटने के पश्चात एक हमारा बन गया कॉनकेव लेंस और एक बन गया कॉन्वेक्स लेंस। तो ये हमारा कहलाएगा कॉनकेव लेंस। क्या कहलाएगा? कॉनकेव मिरर कहलाएगा।
कॉनकेव मिरर, जिसको कहते हैं अवतल दर्पण कहलाएगा। आई बात समझ में? अवतल दर्पण, और ये हमारा कहलाएगा उत्तल दर्पण, जिसको हम लोग कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। क्या कहेंगे? कॉन्वेक्स मिरर कहेंगे ना। तो आपको याद रखना है कि सर्कुलर इमेज को जब दो बराबर भागों में डिवाइड करेंगे तो दो बराबर भागों में डिवाइड करने के पश्चात एक हमारा कॉनकेव मिरर बनेगा और एक हमारा कॉन्वेक्स मिरर कहेगा, जिसको हम लोग कहते हैं अवतल दर्पण, और दूसरा कहलाएगा अवतल दर्पण। आई बात समझ में? इसको रखना है। अवतल दर्पण कैसे याद रखेंगे? तो लिखेंगे जो बाहर की ओर से वक्रित हो, जो बाहर की ओर से मुड़ा हुआ हो, उसको कहते हैं अवतल दर्पण, और जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, अंदर की ओर से वक्रित हो, उसको हम लोग कहते हैं उत्तल दर्पण। चलिए अभी बताएंगे आगे कि अवतल दर्पण का यूज कहाँ पे करते हैं, उत्तल दर्पण का यूज हम लोग कैसे करते हैं, उन सभी चीजों के बारे में भी स्टडी करने वाले हैं। अब देखो यहाँ पे आ गया कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर। ये हमारा कहलाता है उत्तल दर्पण। क्या कहलाएगा? उत्तल दर्पण। कॉन्वेक्स को कहते हैं उत्तल और कॉनकेव हमारा कहलाता है अवतल दर्पण। इमेज अभी हमने आपको बता के दिखाया कि इमेज जो बनता है वो कुछ इस प्रकार आता है ना। इसको बोलेंगे m, ये हो जाएगा n, और ये बाहर की ओर से क्या होगा? वक्रित होगा। आई बात समझ में? उत्तल क्या होगा? ये कुछ इस प्रकार का होगा, जो अंदर की ओर से क्या होगा? वक्रित होगा। इसको बोलेंगे m और ये हो जाएगा हमारा n। आई बात समझ में? याद रखना है कि दर्पण को पहचानने के लिए अवतल दर्पण किस टाइप का होता है और उत्तल दर्पण कैसा होता है। अब हम लोग जनरली इसको देखते हैं। ये हो गया उत्तल दर्पण का यूज कैसे करते हैं, अवतल दर्पण का यूज और उत्तल दर्पण का यूजेस हम लोग कहाँ पे करते हैं, किस टाइप में करते हैं ना। तो सबसे पहले यहाँ पे जनरली हमको आपको सामान्य रूप से बता पाते हैं कि उत्तल दर्पण का जो यूज करते हैं ना, वो साइड मिरर के रूप में करते हैं। गाड़ी का जो साइड मिरर होता है, तो साइड मिरर के रूप में हम लोग क्या करते हैं, ये उत्तल दर्पण का यूज करते हैं। ये क्या करता है कि वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा इमेज बनाता है। ये जो इमेज बनाता है, ये वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से क्या करता है, छोटा इमेज को बनाता है। आया बात समझ में? इसका प्राकृतिक क्या है कि जो उत्तल दर्पण रहता है ना, वो वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा इमेज बनाता है। मतलब जब जो ड्राइवर गाड़ी चलाता है ना, तो गाड़ी का जो साइड मिरर होता है, तो साइड मिरर के रूप में इसका यूज किया जाता है। किसका? उत्तल दर्पण का। ये क्या करता है, और हाँ इसका याद रखना है कि उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र काफ़ी बड़ा होता है। उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र काफ़ी बड़ा होता है, मतलब ये पीछे के काफ़ी ज़्यादा एरियाज को कवर कर लेगा, है ना। कवर करने के पश्चात यही होता है कि काफ़ी एरिया को कवर करने के पश्चात ये मिरर में उसको छोटा रूप में दिखाएगा, ताकि पीछे का अगर बड़ा भी गाड़ी हो तो वो ड्राइवर का, आगे वाला ड्राइवर को आसानी से दिख सके, है ना। तो ये जनरली उसका यूज किया जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी के पश्च दृश्य को देखने के लिए, मतलब ड्राइवर इसका पीछे का दृश्य को देखने के लिए यूज करता है। आई बात समझ में? इमेज कैसे बनाता है? वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा इमेज बनाता है। आप गाड़ी में देखोगे कि जो एम्बुलेंस होता है, एम्बुलेंस जो होता है, वो एम्बुलेंस में जो रहता है आगे के साइड, जो एम्बुलेंस जो लिखा हुआ रहता है वो उल्टा में लिखा हुआ रहता है ना। तो उल्टा में इसलिए लिखा हुआ रहता है ताकि आगे का गाड़ी में इमेज एम्बुलेंस सीधा उसको दिखे कि पीछे से कोई एम्बुलेंस आ रहा है। इसीलिए एम्बुलेंस में एम्बुलेंस जो लिखा जाता है वो उल्टा में लिखा जाता है, ताकि ड्राइवर के पास वाला जो मिरर है उसमें एम्बुलेंस सीधा लिखा हुआ पड़े प्रतिबिंब बने, ताकि ड्राइवर उसको देखकर पढ़ सके कि हमारे पीछे जो आ रहा है वो एम्बुलेंस है, ताकि उसको रास्ता दे दे। आई बात समझ में? तो ये वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा इमेज बनाता है ना। अवतल दर्पण का क्या होता है? अवतल दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण का यूज होता है इसमें, जो प्रकाश की किरणों को क्या करता है, ये फैलाने का काम करता है। मतलब जो किरण होता है ना, जैसे आप देख सकते हो ये टॉर्च है। क्या है बच्चों? ये टॉर्च है। यहाँ पे शीशा है, यहाँ पे स्विच है। अब ये जो इसके टॉर्च के ऊपर का जो शीशा रहता है ना, टॉर्च के ऊपर का शीशा जो रहता है वो कुछ इस प्रकार इसमें लाइट फैलता है, लाइट जाता है ना। तो यहाँ पे जो निकलता है लाइट, यहाँ से जो लाइट निकलता है वो अवतल दर्पण लगाता है। मतलब जो शीशा रहता है, मिरर रहता है, वो अवतल दर्पण में होता है, ताकि वो लाइट को लंबे दूरी तक फैला सके। गाड़ी का हेडलाइट, जैसे गाड़ी का हेडलाइट होता है, तो गाड़ी के हेडलाइट में भी अवतल दर्पण का यूज़ किया जाता है, ताकि प्रकाश की किरणों को फैलाया जा सके। डॉक्टर के, जैसे डॉक्टर है, कोई मेडिकल में इलाज कर रहा है, कानों का इलाज कर रहा है, तो उसके जो इस प्रकार का टॉर्च होता है उसके ऊपर भी अवतल दर्पण का यूज़ किया जाता है। सोलर सिस्टम में, मतलब जो हम लोग सोलर कुकर होता है,
सोलर कुकर में क्या करते हैं, अवतल दर्पण का यूज़ करते हैं। सोलर कुकर में क्या होता है, कुछ इस प्रकार का बॉक्स होता है, यहाँ पे इस प्रकार ये खड़ा होता है, ये भाग पूरा क्या होता है, मिरर लगा रहता है, ये भाग में पूरा मिरर लगा हुआ रहता है, और यहाँ पे कोई बर्तन खाना बनाने के लिए वाला रखा हुआ रहता है। जब सूर्य का रोशनी, जैसे इसको बोल सकते हैं सनलाइट है, क्या है, सनलाइट, जब सन का लाइट यहाँ पे पड़ता है ये अवतल दर्पण पे, तो ये सारा लाइट क्या करता है, फिर से एक साथ इसको जमा करके खाने पे डायरेक्टली ये डालता है, जिससे क्या होता है, खाना पकना स्टार्ट हो जाता है। आई बात समझ में। तो अवतल दर्पण का यूज सौलर कुकरों में किया जाता है, सौलर कुकर में किया जाता है। क्यों किया जाता है, ताकि वो खाना वहाँ पे बना सके। आई बात समझ में। तो ये था हमारा अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का यूजेज था। इसका डीपली नॉलेज अभी पढ़ेंगे कि अवतल दर्पण द्वारा कितने प्रकार का इमेज बनता है, उत्तल दर्पण द्वारा इमेज किस टाइप में बनाता है, तो ये सभी हम लोग अभी आगे स्टडी करेंगे, है ना। चलिए, तो यहाँ तक हम आई थिंक कि आप लोग को ये समय किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। चलिए, नेक्स्ट हमारा है, क्या है, समझते हैं पहले इस प्रकार को, पोल को, पहले ध्रुव और पोल को समझते हैं कि ये पोल वगैरह होता क्या है ना। चलिए, देखिए यहाँ पे एक हमने इमेज बना रखा है, इसको हम लोग बोलेंगे कौन सा है, तो कॉनकेव लेंस है, और सॉरी लेंस आ जा रहा बार बार ना, हमको मिरर बोला है, कॉनकेव मिरर है, इसको समझना है पहले। अवतल दर्पण है, क्या है बच्चों, अवतल दर्पण है, इसको समझना है कि ये इमेज जो दर्पण बना हुआ कौन सा है, अवतल दर्पण है ना। आप देखो इसमें क्या दिया हुआ है, mn और mn है, m और n है, तो इसको mn को हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि सबसे पहले p क्या है, f क्या है, r क्या है, c क्या है, छोटा f क्या है, और mn क्या है, सब चीज़ों के बारे में भी हम लोग देखते हैं पहले क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये हमारा कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। ये कौन सा मिरर है बच्चों, ये हमारा अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है। और mn को हम लोग बोलते हैं एपरेचर, एपरेचर जिसको बोल सकते हैं हम लोग क्या, एपरेचर मतलब इसको बोल सकते हैं द्वारक, क्या बोलेंगे, द्वारक, जिसको दर्शाने का सिर्फ काम करते हैं, द्वारक कहते हैं ना। अब यहाँ पे हमारा P जो है, इसको हम लोग बोलते हैं पोल, क्या बोलते हैं बच्चों, पोल कहते हैं। पोल का मतलब हो गया क्या, ध्रुव, क्या हो गया, ध्रुव, मतलब जिससे लाइट पास होगा, जिससे इमेज बनने के लिए लाइट पास होगा, तो एक सीधी रेखा उसको दिया गया है, सीधा रेखा दिया गया, तो उस रेखा को हम लोग बोलते हैं पोल, इसका नाम दिया गया है ना। चलिए, नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है C, तो C का मतलब है सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्या है बच्चों, सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, वक्रता केंद्र कहते हैं। और वक्रता केंद्र इसको क्यों कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो आप देखो एक छोटा सा इमेज में, इसको हम लोग गोल बनाए, ये गोल है, तो यहाँ पे जो बीच में है ना, तो ये सर्कुलर मिरर का जो बीच वाला पार्ट है, तो इसको हम लोग C बोल रहे हैं, कि इसको बोल रहे हैं C। तो सेंटर ऑफ ये क्या हो गया, कर्वेचर, मतलब जो भी गोलीय दर्पण का बीच वाला भाग है, बीच में जो सेंटर दिया हुआ है, इसको हम लोग बोल देंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इसी इमेज को क्या करो, दो भाग में इसको बांट दो, तो ये अलग हो जाएगा, ये अलग, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पे आएगा, बीच में ही आएगा ना। अगर इसको हम गोल कर देंगे पूरा, तो ये बीच में आएगा, तो इसीलिए यहाँ पे इसको बोला गया है सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको हम लोग कहते हैं वक्रता केंद्र, हिंदी में क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं, है ना। नेक्स्ट है रेडियस ऑफ कर्वेचर, नेक्स्ट हमारा है रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो है हमारा r, इसको हम लोग कहते हैं वक्रता त्रिज्या, क्या कहते हैं बच्चों, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। याद रखना है, ये सभी चीज़ों का भी यूज़ करने वाले हैं, ये आपके लिए काफ़ी VVI पॉइंट्स है। अगर ये आपको छोटा छोटा की अगर समझ में नहीं आएगा, तो अभी जब इमेज बनेगा ना, इमेज अभी हम लोग फॉर्म करेंगे, तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो आपको ये बेसिक चीज़ को समझना है कि यहाँ पे आखिर नाम लिखा हुआ है तो क्यों लिखा हुआ है, कुछ रीजन्स रहा होगा तभी तो नाम लिखा हुआ ना। तो चलिए, ये रेडियस हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब वक्रता केंद्र। अब यहाँ पे लिखा हुआ है फोकस, क्या लिखा हुआ है, फोकस, इसको हम लोग कहते हैं एक फोकस है, मतलब जिसको बोल सकते हैं क्या, फोकस मतलब एक प्रकार का दूरी है, जो किसी भी ऑब्जेक्ट जहाँ से होकर गुजरेगा, इमेज जो फॉर्म्ड होगा वो किसी फोकस दूरी पे होता है ना, तो उसी को यहाँ पे दर्शाए हम लोग एप से। तो ये हमारा हो गया फोकस, यहाँ मतलब फोकस का मतलब हो गया कि जो भी इमेज फॉर्म्ड होगा वो फोकस से होते हुए ही जाएगा। एक हमारा है फोकल लेंथ, क्या है, फोकल लेंथ, जिसको हम लोग बोलते हैं फोकल दूरी भी कहते हैं, फोकल फोकल दूरी भी कहते हैं ना। ये डिस्टेंस, ये वाला मतलब F से लेकर R के बीच वाला जो भाग है, F से R का वाला बीच है, वो हमारा F कहलाता है। और C से लेकर P तक का जो डिस्टेंस है, C से लेकर P तक का जो डिस्टेंस है, उसको हम लोग बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्या बोलेंगे, और सॉरी रेडियस ऑफ कर्वेचर, और C कहलाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये हमारा कहलाएगा वक्रता केंद्र, ये कहलाएगा वक्रता त्रिज्या, ये कहलाएगा फोकल लेंथ,
और ये कहलाएगा सिर्फ फोकल, और ये हमारा है पोल जिसको बोलते हैं ध्रुव, और एम एन क्या कहलाएगा, हमारा एपर्चर्स कहलाएगा जिसको हम लोग कहते हैं द्वारक। क्या कहते हैं बच्चों, द्वारक। आई थिंक कि आपको ये सभी चीज़ समझ में आ गया। अब इसी के अकॉर्डिंग हम अभी आगे इमेज बनाएंगे कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, तो उन सभी चीज़ों के बारे में अभी हम लोग इमेज बनेंगे। तो हमारा ये बेसिक चीज़ था जिसमें की पॉइंट्स दिया हुआ था, एम क्या है, पी क्या है, सी क्या है, आर क्या है, तो आपको ये सब याद रखना है। जब आपको याद रहेगा तभी जाके आप इसको पूरी तरह से कंप्लीट कर पाओगे। आई बात समझ में? चलिए, चीज़ों को समझते हुए चलना बेटा, किन्हीं को प्रेशर नहीं लेना है, आराम से हौले हौले पढ़ना है ना, कोई दिक्कत नहीं लेना है। अगर समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट सेक्शंस में पूछिएगा, हम उस चीज़ को जवाब देने का कोशिश करेंगे, आपको समझाने का कोशिश करेंगे, है ना, ताकि आपको बेटर तरीके से समझ में आए। चीज़ों को समझना है, रटना नहीं है ना। साइंस में कभी भी याद करने का कोशिश नहीं करना है, चीज़ों को समझना है और उसको ऑनवर्ड लिखना है, अपने भाषा में लिखना है, नए तरीक़े से लिखना है ना। अब हम जो बता देंगे आप उसी चीज़ को अगर रट के लिख लोगे तो क्या फ़ायदा। आप उसमें नया इन्वेंशन करो ना, आप अपने तरीके से उसमें कुछ इन्वेंशन करो, कुछ वर्ड वगैरह चेंज करो, आपको जो समझ में आता है तो आप अपने भाषा में आपको क्या करना है, समझाना एग्जाम में। ऐसा नहीं कि रट्टू तोता जैसा एग्जाम में पूरा छाप देना है, वैसा कभी नहीं करना है। चलिए, ये सभी था हमारा बेसिक चीज़। आपको आई थिंक कि ये सभी सारा चीज़ पॉइंट वगैरह समझ में आ गया होगा, है ना। अगर किन्हीं को दिक्कत है नहीं ना, चलिए अच्छा हम एक बार और इसको आपको डिस्क्राइब कर देते हैं। एम एन का मतलब हो गया है जो भी दर्पण रहेगा उसका द्वारक रहेगा, मतलब डिनोट करेगा, दर्शाने का काम करेगा। पी हमारा क्या रहेगा कि सेंटर ऑफ पोल रहेगा, मतलब जो ध्रुव रहेगा ध्रुव को दर्शाएगा। इससे क्या होगा कि जो भी लाइट पास होगा इमेज फॉर्म के लिए वो इसी एक नॉर्मल लाइन के थ्रू क्या होगा, जाएगा। एफ हमारा फोकल है, छोटा एफ हमारा क्या है, फोकल लेंथ है, मतलब दूरी है, डिस्टेंस, मतलब इमेज का डिस्टेंस कितना दूरी पे है। और सी हमारा कहलाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसको हम लोग कहते हैं वक्रता त्रिज्या। और आर हमारा कहलाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र। अभी पढ़ेंगे वक्रता केंद्र और फोकस दूरी के बीच क्या संबंध है। आपको याद रखना है यहाँ पे कि अगर फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है, फोकस दूरी अगर 5 सेंटीमीटर है तो वक्रता त्रिज्या कितना होगा, 10 सेंटीमीटर होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो फोकस दूरी के 2 गुना होता है रेडियस। आए बात समझ में। अभी पढ़ेंगे कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड फोकस दूरी। तो आपको अगर यहाँ पे याद रखना है कि फोकस दूरी से फोकस दूरी अगर 5 सेंटीमीटर है तो हमारा वक्रता त्रिज्या कितना होगा, 10 सेंटीमीटर है। अगर हमारा रेडियस वक्रता त्रिज्या अगर 10 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी कितना होगा, 5 सेंटीमीटर होगा। जस्ट फोकस दूरी के डबल होता है वक्रता त्रिज्या। आपको ये पॉइंट को याद रखना है। यहां से 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन दे देगा इफ एनी ऑब्जेक्ट आर प्लेस्ड कॉनकेव मिरर 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस व्हाट विल बी द फोकल लेंथ। तो पूछ सकता है कि व्हाट इज द फोकल लेंथ, इसका क्या होगा। क्वेश्चन ये पूछेगा कि जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है तो इसका फोकल लेंथ क्या होगा। तो आपको कैलकुलेट करना होगा। तो ये वाला रिलेशन आपको याद रखना है कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के जस्ट डबल होता है और वक्रता त्रिज्या के आधा होता है फोकल लेंथ। आई बात समझ में, किन्हीं को दिक्कत नहीं ना। चलिए, चीज़ों को समझते हुए चलना है। कॉपी में आपको हर एक पॉइंट को क्या करना है, नोट करके रख लेना है ना, ताकि आपको दिक्कत ना हो समझने में बाद में भी, है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। देखिए आ गया पॉइंट, क्या क्वेश्चन आ गया कि रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस। क्या बोल रहा है कि वक्रता त्रिज्या और फोकल लेंथ के बीच क्या अंतर है। अभी हमने पिछला इमेज बताया, उसी इमेज को यहाँ कंटिन्यू कर रहे हैं। ये आपके लिए वीवीआई है, आप इसको वीवीआई कहीं पे करके लिख लो, क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है ना, ये काफ़ी वीवीआई है, इसलिए इसको याद रखना। यहाँ से क्वेश्चन पूछ देता बेटा कि पूछ देगा कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के संबंध के बीच को बताएं। तो आपको याद रखना है, अभी हमने बताया, आप देखो फिर से वही इमेज फॉर्म किए हुए हैं। तो यहाँ सिर्फ हम बता रहे हैं फोकल लेंथ को और रेडियस को। ये हमारा क्या है, ये हमारा सेंटर ऑफ पोल दिया हुआ है, ये हमारा एफ है, क्या है बच्चों, एफ, और ये ऊपर में हमारा आर दिया हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हो इमेज में कि जितना हमारा फोकल लेंथ है, मतलब फोकस दूरी जो है, जस्ट उसका डबल हमारा वक्रता त्रिज्या है। अगर यहाँ पे देखो, अगर ये 10 सेंटीमीटर होगा, अगर ये 10 सेंटीमीटर होगा तो ये हमारा कितना होगा, रेडियस कितना होगा, 20 सेंटीमीटर होगा। क्यों होगा, क्योंकि फोकस दूरी के जस्ट डबल होता है वक्रता त्रिज्या, और वक्रता त्रिज्या का जस्ट हाफ होता है फोकल लेंथ।
तो आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि फोकल लेंथ इक्वल टू वक्रता त्रिज्या बटा वही r/2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा वेयर करके आप लिख सकते हो, वेयर f इक्वल टू क्या हो जाएगा फोकल लेंथ एंड r इक्वल टू हो जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर जिसको बोल देंगे वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी। और 2 क्या है हमारा, 2 क्यों लिए हुए हैं, क्योंकि ये दो भाग में, एक भाग ये हो गया और एक भाग ये दूसरा भाग हो गया। अगर ये 10 सेंटीमीटर तो ये कितना होगा 20 सेंटीमीटर, तो जस्ट उसका डबल होता है। फोकस दूरी के वक्रता त्रिज्या जस्ट डबल होता है और वक्रता त्रिज्या का जस्ट हाफ होता है फोकल लेंथ। आई बात समझ में। तो इसके बीच का जो रिलेशन होता है एफ बराबर, मतलब फोकस दूरी बराबर क्या हो जाएगा वक्रता त्रिज्या बट्टा 2। इसको फिर से हम लिख देते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा फोकस दूरी इक्वल टू, आपको याद रखना है वक्रता त्रिज्या बट्टा कितना हो जाएगा 2। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इससे क्वेश्चंस बनता है ना। और दूसरा जस्ट इसका हो जाएगा, अगर किसी क्वेश्चंस में फोकस दूरी निकालना है, अगर हमको फोकस दूरी निकालना है, वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है और फोकस दूरी निकालना है, तो ये बराबर फॉर्मूला पुट करेंगे। आए बात समझ में। फोकस दूरी दिया हुआ है, नहीं सॉरी, फोकस दूरी निकालना है, वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है, तो जस्ट हमको फॉर्मूला पुट करना है F बराबर r/2, जहां पे होता है फोकस दूरी इक्वल टू वक्रता त्रिज्या बटा 2। तो यहाँ लिखेंगे फोकल लेंथ इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर बाय 2। तो ये जस्ट उसका हमारा यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे आसानी से। आए बात समझ में। चलिए, और जस्ट इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा जब हमारा फोकस दूरी दिया हुआ रहेगा और वक्रता त्रिज्या को कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या लिखेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल टू क्या हो जाएगा फोकल लेंथ इनटू 2 हो जाएगा, है ना। अभी बताएं कि जो वक्रता त्रिज्या होता है वो फोकस दूरी के जस्ट 2 गुना होता है। तो यही वाला फॉर्मूला पुट करेंगे, r बराबर क्या लिखेंगे, r बराबर 2 इंटू एफ, क्या हो जाएगा वक्रता त्रिज्या बराबर हमारा हो जाएगा फोकस दूरी गुना 2। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ये फॉर्मूला का कहीं भी आगे हम लोग यूज़ करेंगे। आई बात समझ में। आई थिंक कि आप लोगों को किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, जिनको आप इसको एक बार तुरंत क्विकली रिवीजन कर लो, नोट कर लो, क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। अगर आपको फॉर्मूला पता नहीं होगा तो आप नहीं निकाल पाओगे। हमने अभी क्या बता रखा आपको कि जब भी फोकस दूरी होगा, जो भी फोकस दूरी होगा वह वक्रता त्रिज्या जस्ट डबल होगा और वक्रता त्रिज्या का जस्ट हाफ होगा फोकल लेंथ। यही रिलेशन है दोनों में। बात समझ में आया। फोकस दूरी का आधा होता है, फोकस दूरी का डबल होता है वक्रता त्रिज्या और वक्रता त्रिज्या का आधा होता है फोकल लेंथ। आप इसको नोट कर लो, है ना। चलिए, आई थिंक कि यहाँ तक इन्हीं को दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। अगर दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना, हम उस चीज़ को अभी बताने का कोशिश करेंगे। चलिए, कुछ बच्चों का कमेंट आ रहा है ना। चलिए, पहले हम स्टार्ट हो जा रहे हैं एक बार, अब पूरा इसको नोट कर लो, है ना, क्योंकि ये अभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलो बेटा, किन्हीं को दिक्कत नहीं ना है। हाँ, दिक्कत होगा तो फिर हम जिंदाबाद है ना। नेक्स्ट क्लास में आप कमेंट सेक्शन में लिख देना उस चीज़ को। हम चाहेंगे कि आपका नेक्स्ट क्लास जब भी इस चैप्टर का ले तो हम आपको उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने का काम करेंगे। तो आपको जो भी प्रॉब्लम होगा, किसी प्रकार का दिक्कत होता है, तो आप कमेंट्स करना ना भूलेंगे और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों तक भी इसको पहुँचाने का काम करना है, ताकि हम और बेहतर तरीके से आप लोग को बता सके, है ना। और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि सर कैसा हम पढ़ा रहे हैं। आपके फीडबैक के अनुसार हम अपने नेक्स्ट क्लास को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आपको बताना है कि हमारा पढ़ाने का स्टाइल जो है, हमारा पढ़ाने का तरीका है, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो आपको बताना है ना। आपको अपना फीडबैक देना है। चलिए, अब हम क्या करते हैं ना, ये तो समझ में आ गया। अब इसी क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं और इससे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ताकि हमको समझ में आ जाए आप लोग को, है ना। हमें तो समझ में आया है, आप लोग को समझाना है कि आप लोग को कैसे इसको इम्प्रूव करना है, कैसे समझना है। चलिए, ये VBI है, इसको दिमाग में नोट कर लेना है, इसको पूरी तरह से इसको याद रखना है ना। अब चलिए,
एक क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं, उसके बाद इस क्लास को आज हम लोग यहीं पे एंड करेंगे और नेक्स्ट क्लास जो हमारा होगा वो कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा जो भी इमेज फॉर्म्ड होगा उन सभी इमेज के बारे में स्टडी करेंगे। तो आज हम लोग इस क्वेश्चंस को यहाँ तक सॉल्व कर लेते हैं ना, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में देखा जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन है, ये वीवीआई क्वेश्चंस को लेके चलना है, वीवीआई को इसको समझ के चलना है ना कि इसको क्वेश्चंस को समझना है। एक क्वेश्चन अगर आपसे बन जाएगा तो इस टाइप का आप कई भी क्वेश्चंस बना सकते हो। देखो क्वेश्चंस पूछ रहा है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, कोई वस्तु है उसको रखा गया है, कहाँ पे रखा गया है, कहाँ पे रखा गया, 32 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया, 32 सेंटीमीटर की दूरी पर। जो दर्पण जो है वो किस टाइप का है, दर्पण जो है वो कॉन्केव मिरर है, मतलब क्या है, कॉन्केव मिरर मतलब अवतल दर्पण है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 32 सेंटीमीटर ऑफ, यहाँ पे छूट गया 32 सेंटीमीटर ऑफ, 32 सेंटीमीटर ऑफ, इसमें हो जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या पर, मतलब कोई वस्तु अवतल दर्पण के 32 सेंटीमीटर के वक्रता त्रिज्या पर रखा हुआ है। तो अब आपको बताना है कि फोकल लेंथ क्या होगा। आई बात समझ में? देखो ये हमको निकालना है, हमने भी बता रखा आपको, दोनों के रिलेशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 32 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ कर्वेचर, इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल कॉन्केव मिरर, मतलब कि कोई वस्तु है अवतल दर्पण के वक्रता त्रिज्या पर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है। इमेज को समझिए, ये इमेज बना है, यहाँ पे इमेज हमने सॉल्व कर लिया, ये हमारा m हो गया, ये हमारा n हो गया। अब यहाँ पे हमारा ये p हो गया, क्या हो गया बच्चों, p हो गया। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि यहाँ पे हमारा रेडियस ये r है, यहाँ पे हमारा 32 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखा हुआ है, कौन से दर्पण में, अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण के 32 सेंटीमीटर पर कोई वस्तु को रखा हुआ है, तो हमारा फोकल लेंथ यहाँ पे है, तो हमको पूछ रहा है कि f क्या होगा, व्हाट विल बी द फोकल लेंथ। चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा दिया हुआ है r इजकल टू 32 सेंटीमीटर, तो f इजकल टू क्या हो जाएगा, वाट। ये हमको क्या करना है, सॉल्व करना है ना, और सॉरी फॉर्मूला यहाँ पे लिखना है। तो हमारा हो जाएगा f बराबर क्या होता है, फॉर्मूला r/2। हमने बताया कि हम लोग को जब फोकल लेंथ निकालना होगा, कैलकुलेट करना होगा फोकल लेंथ, तो इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है कि वक्रता त्रिज्या का हाफ होता है फोकल लेंथ। तो क्या हो जाएगा, f बराबर r/2, क्योंकि हमको निकालना कौन वाला डिस्टेंस है, हमको निकालना कैलकुलेट करना है ये वाला डिस्टेंस। ये टोटल डिस्टेंस दिया हुआ 32 सेंटीमीटर और निकालना हमें क्या है, फोकल लेंथ निकालना है। तो फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है r इजकल टू 32 सेंटीमीटर हो गया, f निकालना है। तो फॉर्मूला क्या निकालेंगे, f बराबर r/2। f हमारा क्या है, फोकल लेंथ है, r क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, 2 हमारा फॉर्मूला से लेना है, मतलब ये पुट करना है इसको। अब पुट कर दो, f बराबर क्या हो जाएगा, 32 सेंटीमीटर बाई 2। अब डिवाइड करो, 2 1 जा 2, 12 निकला, 2 6 जा 12। तो देखो बच्चा हमारा क्या निकल गया, f इजकल टू आ गया 16 सेंटीमीटर। ये हमारा हो जाएगा आंसर। आई बात समझ में, किन्हीं को दिक्कत नहीं होना चाहिए ना। तो क्वेश्चंस यहाँ पे ये 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, कभी कभी 1 नंबर में भी क्वेश्चन पूछ देगा तो इजी है, तो जस्ट इसका हाफ कर देना है। अगर रेडियस दिया हुआ है तो फोकल लेंथ में हाफ करना है, फोकल लेंथ दिया हुआ तो रेडियस को डबल कर देना है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, एक दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 समझना है। f बराबर दिया हुआ आपका मानिए कि 8 सेंटीमीटर, वही क्वेश्चन हो जाएगा कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 60 मीटर 8 मीटर फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव मिरर, व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगर कोई वस्तु अवतल दर्पण के 8 सेंटीमीटर के फोकस दूरी पर रखा हुआ है तो इसका वक्रता त्रिज्या क्या होगा। तो हमारा f बराबर दिया हुआ 8 सेंटीमीटर और r बराबर हो जाएगा वाट। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा, क्या लगाएंगे, r बराबर, अभी हमने बताया कि r बराबर क्या होता है, 2 इंटू f फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूला को जब भी हमको लिखना है, जब भी सॉल्व कीजिएगा तो फॉर्मूला को बॉक्स में बंद करके ही लिखना है ना। देन फिर इसको क्या करना है, पुट कीजिए, r इजकल टू हमारा 2 फॉर्मूला से हो गया, f कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, और सॉरी इसको 2 से लेना है ना, r 2 हो गया, f कितना है 8 सेंटीमीटर। अब गुना कर दो, तो r इजकल टू 2 गुना 8 कितना हो जाएगा बच्चा, देखो 8 दूनी 16 सेंटीमीटर। आंसर, बस इतना ही करना है इस क्वेश्चन में, कोई फास्ट वाला नहीं है। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो आप आसानी से इसको क्या करोगे, सॉल्व कर लोगे। आई बात समझ में। तो आपको पीछे वाला स्लाइड को क्या करना है, ये वाला चीज़ को अच्छे से समझना है ना। अगर आपको नहीं समझ में आया तो मेरा वीडियो को आप
एक बार फिर से पीछे कर लेना और कंटिन्यूसली इसको देखना, चीज़ों को समझना, तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि इसी के आधार पे हमने इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया ना, सॉल्यूशंस हम लोग इसी के आधार पे किए। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे तो समझाने के लिए ये इमेज बना सकते हो, लेकिन आपके पास टाइम कम रहेगा तो डायरेक्ट आप क्या करोगे, सॉल्व करोगे। तो हमने फोकल लेंथ को एक बार लेके सॉल्व किया और एक बार हमने सेंटर रेडियस ऑफ कर्वेचर को लेकर सॉल्व किया। वक्रता त्रिज्या के आधार पे हो गया ये वाला, और ये हमारा जो है वो किसके आधार पे हो गया, फोकल लेंथ के आधार पे, और ये हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर के आधार पे। तो ये दोनों क्वेश्चंस को आपको याद रखना है। क्वेश्चंस यहाँ पे नंबर कुछ भी डिजिट में दिया हुआ है, सिर्फ देखना है कि फोकल लेंथ दिया हुआ है या रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है। अगर दिया हुआ है, देखो आप यहाँ पे अगर तुम्हारा बोला है कि f बराबर दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर, तो आपका रेडियस क्या हो जाएगा, तो डायरेक्टली फॉर्मूला निकाल सकते हो कि r बराबर क्या हो जाएगा, r बराबर क्या हो जाएगा, तो वाट। तो फॉर्मूला लगा देना डायरेक्ट 2 इंटू एफ, तो 16 दूनी क्या हो जाएगा, 16 को 2 से गुना कर दो तो 32 निकल जाएगा, 32 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा इसका। अगर रेडियस दिया हुआ हमारा, रेडियस दिया हुआ है कितना, मानो कि रेडियस दिया हुआ हमारा 20 सेंटीमीटर, इमेजिन करो, कुछ भी डिजिट आपको समझना है। रेडियस दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर और पूछा है कि फोकल लेंथ क्या होगा, तो फॉर्मूला लगाना है F इक्वल टू R/2। ये फॉर्मूला को बॉक्स में बंद करो। R हमारा दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, इसको 2 से क्या करना है, 2 से क्या करना है, काट देना है। तो 2 का टेबल कितना टाइम्स पढ़ेंगे कि 10 आएगा, इसको बताने का चीज़ तो नहीं है। तो 2 का टेबल 10 में क्या हो जाएगा, 20 कट जाएगा, तो हमारा F क्या निकल गया, 10 सेंटीमीटर आंसर। चलिए, आई थिंक आपको अब ये पूरे तरीके से समझ में आ गया होगा। आई होप आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, है ना। तो ये हमारा था फोकल लेंथ के रिलेटेड क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट क्लास हम जब भी लेकर आएंगे तो आपके लिए यहाँ पे होगा इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंब। तो अवतल दर्पण में क्या होता है, 6 इमेज बनता है ना। 6 इमेज कैसे कैसे बनता है, वो सभी इमेज के बारे में, एक एक इमेज के बारे में पढ़ेंगे कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो कैसा बनेगा, फोकस दूरी पर हो तो कैसा बनेगा, वक्रता केंद्र के पीछे हो या फिर अनंत पे हो तो क्या बनेगा, वक्रता केंद्र तथा फोकस दूरी के बीच में हो तो कैसा बनेगा, जब वस्तु फोकस दूरी के आगे हो तो कैसा इमेज बनेगा। तो इन सभी प्रकार के इमेज के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्क्राइब करेंगे, चर्चा करेंगे, पढ़ेंगे, ताकि जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है एक इमेज के बारे में, या तो लेंस वाला पूछे या फिर दर्पण वाला पूछे। तो 6 12 इमेज बताएंगे, तो 12 इमेज में आपको एक इमेज ऐसा है कि आपके एग्जाम में आने ही वाला है, ऐसा ही नहीं है कि नहीं आएगा। सो आई बात समझ में। तो ये चैप्टर आपके स्कोरिंग मार्क्स है ना, आप इस चैप्टर से अच्छे खासे नंबर को उठा सकते हो। चलिए, आई थिंक कि आज का क्लास आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास हम जब भी लेकर आएंगे तो इसका आगे लेकर आएंगे, है ना। तब तक के लिए सभी बच्चों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण बच्चों।